वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू इलनेस। ये एफ का टॉपिक है जो कि हमारे फाइनल जो है टर्म के अंदर इंक्लूड है, इसलिए जो है हम आज इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जी चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम पढ़ते नहीं हैं, आपको पता है, ठीक है, तो इसलिए जो है ज़रूरत नहीं है इनकी। अच्छा, पहले टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है वो क्या होता है? इज़ अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस चेंजेस इन द नॉर्मल बैलेंस स्टेट। नॉर्मल बैलेंस स्टेट यानी कि आपको अगर कोई भी टेंशन नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं नॉर्मल बैलेंस स्टेट होती है। अच्छा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं तो जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको फील करना, इंडिविजुअल जो है एक्सपीरियंस करता है उस चेंज को, उसको कहते हैं स्ट्रेस। यानी कि आप बैठे बैठे बिल्कुल जो है सही सलामत बैठे हुए हैं और कोई कहीं से कोई ख़बर आ जाती है, तो बुरी खबर आ जाती है तो आप स्ट्रेस में चले जाते हो। तो नॉर्मल बैलेंस स्टेट जो है वो आपका बैठना था, और जो है जो आपका एक्सपीरियंस किया आपने वो स्ट्रेस था, जो आपको फ़ोन आया था वो स्ट्रेस था। ठीक है जी। अच्छा, अब पेरेंट्स को क्या स्ट्रेस होगा? रेजिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है वो उनकी अच्छी तरबियत पा जाएं तो वो उसका पेरेंट का स्ट्रेस है। और जो है जॉब कर रहे होते हैं जो लोग, तो उनकी जॉब जो है वो उनकी स्ट्रेस होती है बाज़ औक़ात। और जो है स्टूडेंट की स्ट्रेस क्या होती है? वो स्कूल जो है वो उनका स्ट्रेस होता है। ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रेसर क्या होता है? इज़ एनी इवेंट और स्टिमुलस दैट कॉजेज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। वो स्टिमुलस अच्छा, स्टिमुलस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको साइंस में? स्टिमुलस का मतलब होता है मजबूर करना। ठीक है, वो स्टिमुलस, वो इवेंट, इवेंट मतलब कोई भी काम, वो काम या कोई भी मजबूरी जो क्या करे, आपका एक्सपीरियंस जो है वो करे, स्ट्रेस आपको दे। ठीक है, आपको अगर कोई स्ट्रेस दे रहा है तो वो स्ट्रेसर कहलाता है। अच्छा, दूसरा है कि रिस्पॉन्स। अगर आप किसी स्ट्रेसर को कम करने के, यानी कि आपको किसी स्ट्रेसर ने स्ट्रेस दिया, आप उस स्ट्रेस को कम करने के लिए जो रिस्पॉन्स देंगे उसको कहते हैं कॉपिंग स्ट्रेटजीज, कॉपिंग रिस्पॉन्सेज और कॉपिंग मैकेनिज्म। ठीक है जी। स्ट्रेस एंड कॉपिंग पैटर्न क्या होता है? स्ट्रेस एंड कॉपिंग पैटर्न ये होता है कि देखो, अगर कोई बंदा जो है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कोई मसला हो रहा है, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, ठीक है, तो किसी भी बंदे का स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी करना, किसी भी बंदे का स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी करना, वो कहलाता है कॉपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, अगर वो बहुत ही कम जो है वो कर रहा है, ठीक है, बहुत कम भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा भी उसको अपने ऊपर हावी कर सकता है। ठीक है जी, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि कॉपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस है, ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है जी। देखें, पढ़ें, पैटर्न इंडिकेट्स हाउ समवन विल अलाउ देयर पर्सनल लाइफ टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकरिंग इवेंट्स एंड व्हाट दे विल टेक अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी स्ट्रेस अपने ऊपर कितना हावी कर रहा है और उस पर कितना एक्सपीरियंस वो ले रहा है उस चीज़ से, उसको कहते हैं कॉपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है जी, नीचे वाली बात भी सेम है। मॉडल्स ऑफ द स्ट्रेस। अच्छा, कुछ मॉडल्स होते हैं, तीन किस्म के मॉडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसकी वजह से, जिन मॉडल्स पर जो है वो नर्स असेस कर सकता है कि कोई भी बंदा कहाँ कितने स्ट्रेस के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, नर्स असिस्ट कर सकता है क्लाइंट्स को कि कोई भी बंदा कितने स्ट्रेस के अंदर डूबा हुआ है, तो उसके तीन मॉडल्स मौजूद हैं। ठीक है जी। पहले का नाम है स्टिमुलस बेस्ड, दूसरे का नाम है रिस्पॉन्स बेस्ड, तीसरे का नाम है ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल। पहले बात करते हैं स्टिमुलस बेस्ड मॉडल की। तो स्टिमुलस बेस्ड मॉडल जो है वो क्या है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टिमुलस। स्ट्रेस जो है वो स्टिमुलस होता है, मजबूर करता है आपको, अ लाइफ इवेंट हो सकता है, या जो है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको बीमार कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। यानी कि वो वाले सारे स्ट्रेस या लाइफ इवेंट्स, वो जो है आपको फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली बीमार कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टिमुलस बेस्ड मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर, अ पर्सन रिलेटिवली रिसेंट एक्सपीरियंस, यानी कि डाइवोर्स हो गया, उसको डाइवोर्स हो गया, वो टेंशन में चला गया, भाई बीमार हो गया। प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, प्रेगनेंसी में खुशी भी होती है और बाज़ औक़ात तकलीफ़ भी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है और बीमार हो सकता है बंदा। या रिटायरमेंट, कोई बंदा रिटायर हो गया, उसको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ है, पैसों की कमी है, जो भी है, तो वो उसको बीमार कर सकता है, तो इसलिए इसको कहलाते हैं स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल की रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल क्या होता है? ये जो है सेली ने इसको डिफाइन किया था, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। वो वाला जो है वो स्ट्रेस, वो वाला स्ट्रेस जो कि आपके फिजियोलॉजिकल बॉडी का जो है नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो कहलाता है रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया और उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने जो है, उसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी है वो बीमार हो गई हमारी। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट।
ठीक है। जो आपने स्ट्रेस लिया है उसके रिस्पांस में बॉडी बीमार हो गई, बॉडी ने अपने जो है अंदर कुछ चेंजेस कर दी हैं, तो इसकी वजह से जो वो स्ट्रेस जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिस्पांस बेस्ड मॉडल्स कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एग्जांपल क्या है, पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय स्ट्रेस और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक विद प्रोलॉन्ग स्ट्रेस डीप अल्सर अपेयर इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। देखिए, जब बहुत ज़्यादा आपने टेंशन लिया, टेंशन ले के जो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है वो ख़राब हो गया है। ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है सारा दिमाग से कंट्रोल हो रही है, और अगर आपका दिमाग ही सही काम नहीं कर रहा और स्ट्रेस पे स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, टेंशन पे टेंशन लिए जा रहे हैं, तो आपका जीआई ट्रैक जो है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। मिसाल दी हुई है यहाँ पे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है वो ख़राब हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बहुत ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है, यानी कि 1 महीने से 2 महीने से अब स्ट्रेस ख़त्म ही नहीं हो रहा आपका, तो आप क्या आपकी जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक की जो वॉल्स होते हैं, उसके ऊपर डीप अल्सर, यानी कि जो है अल्सर्स जो है उसको कहते हैं, चोट वगैरह को जो है कहते हैं, तो अल्सर्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सेली जो साइंटिस्ट था उसने स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिफ़ाइन किया है कि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो इसके क्या 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है आगे बढ़ते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि सेलीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज बाय अ चेन और पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल इवेंट्स कॉल्ड द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS, और स्ट्रेस सिंड्रोम। कह रहा है कि जो फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं वो 3 स्टेजेस के अंदर डिफाइन होते हैं स्ट्रेस की वजह से। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर 3 चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस आगे डिफाइन की गई हैं। ठीक है जी। पहले जो है वो अलार्म रिएक्शन होता है, दूसरा रेजिस्टेंस होता है, तीसरा एग्जॉशन होता है। ठीक है जी। हैंस सेली ने कहा कि 1907-1982 का ये जो फाउंडर है स्ट्रेस थ्योरी का, इसने प्रपोज किया GAS के 3 स्टेजेस। ठीक है, सबसे पहले अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस और फिर एग्जॉशन है। इसको आगे पढ़ते हैं। अलार्म रिएक्शन के अंदर क्या होता है, द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द बॉडी इज़ द अलार्म रिएक्शन विच अलर्ट्स द बॉडीज डिफेंस। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पर अब जो है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, आपकी बॉडी जो है वो प्रोन हो चुकी है। ठीक है, आपको जो है GIT का मसला होने लगा है, हुआ नहीं है, अलार्म रिएक्शन है, होने लगा है, होने वाला है, तो इसलिए जो है बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार रखेगी। ठीक है, बॉडी जो है वो उसको काउंटर करने की, उसको डिफेंस करने की जो है वो पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, ये अलार्म रिएक्शन है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है। दूसरा है रेजिस्टेंस। आपके जो है GI ट्रैक के अंदर मसला शुरू हो गया है। ठीक है, एक दफ़ा मसला हो गया है शुरू, अब क्या है, जो बॉडी है आपकी उसको कॉप करने की, उसको स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेगी। जो मसला प्रोड्यूस हुआ है स्ट्रेस की वजह से, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। ये लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द बॉडी अटेम्प्ट्स टू कोप विद द स्ट्रेसर। जो स्ट्रेसर है जो आपको ये मसला प्रोड्यूस करवा रहा है, बॉडी उसको कॉप करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। यानी कि GI सिस्टम जो है आपका 1 महीने में एक दफ़ा ख़राब हुआ, फिर जो है फिर दूसरे महीने में फिर से दोबारा मसला, फिर 15 दिन के बाद दोबारा मसला, इस तरह बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर चुकी है और काम कर रही है। अब एग्जॉशन, आपका स्ट्रेस ही ख़त्म नहीं होके दे रहा, आपका जो टेंशन है वही ख़त्म नहीं होके दे रही, तो फिर क्या होगा कि अगर आपको महीने बाद जो है वो GI का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, तो ये जो है स्ट्रेस की वजह से आपको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जो है दोबारा से आपको GI का प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये मुस्तकिल ही रहेगा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से। तो इसको कहते हैं एग्जॉशन। अलार्म रिएक्शन के अंदर क्या था, बीमारी हुई नहीं थी, उसके चांसेस थे। रेजिस्टेंस के अंदर हो गई थी, लेकिन बॉडी उसको कोशिश कर रही थी कम करने की। लेकिन एग्जॉशन के अंदर जो है बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है, सारा जो हिसाब किताब है वो ख़राब हो जाता है, और आपको फिर मुस्तकिल ही कोई बीमारी लगना शुरू हो जाती है, और मुस्तकिल ही आप बीमार रहते हो। ठीक है जी, तो आप पढ़ेंगे तो अब ईजी होगा। द अडेप्टेशन दैट द बॉडी मेड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज कैन नॉट बी मेंटेन नहीं रहेगी, और बॉडी बीमार रहेगी। ठीक है, जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म था वो मेंटेन नहीं रहेगा। दिस मीन्स दैट द वे यूज टू कोप विद द स्ट्रेसर हैव बीन एग्जॉस्टेड। जो कॉप कर रहा था, बॉडी जो है वो कॉप कर रही थी, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। इफ़ अडेप्टेशन हैज़ नॉट ओवरकम द स्ट्रेसर, द स्ट्रेस इफेक्ट में स्प्रेड टू द एंटायर बॉडी। तो जब ये अडेप्टेशन जो है वो स्ट्रेसर कम नहीं होगा, तो ये जो इफ़ेक्ट होगा सारा जो ख़राब हुई कोई चीज़ बॉडी के अंदर, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो पूरी बॉडी के अंदर तो वो हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है जी, ये भी सेम चीज़ लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, ईजी है। ठीक है, ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल क्या है, ऑल्दो लेज़ेरियस 2006 रिकॉग्नाइज दैट सर्टेन इन्वायरमेंटल डिमांड्स एंड प्रेशर प्रोड्यूस स्ट्रेस। ईजी है, देखें मिसाल के तौर पर आजकल जैसे आपको पता है कराची के हालात कैसे हैं। कराची के हालात ऐसे हैं कि जब भी आप कोई बाहर जाते हो, आपको कोई ना कोई खबर आ जाती है कि फ़लाँ जगह स्नैचिंग हो गई, फ़लाँ जगह स्नैचिंग हो गई। तो कोई भी स्ट्रेस जो कि आपको इन्वायरमेंट से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से कोई प्रेशर मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल।
ठीक है, ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल। तो अब जो है आप घर पे आके बैठ के सोचोगे कि यार मैं बाहर नहीं जा रहा, टेंशन लोगे क्योंकि काम से भी जाना है, नहीं भी जा सकते, पैसे भी लेके जाने हैं बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए, लेकिन डर भी लग रहा है, तो स्ट्रेस में भी हैं आप। तो इन्वायरमेंटल डिमांड्स जितनी भी होती हैं वो आपके स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही होती है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल्स। और ये किसने वो किया था, आपको बताया था, लेजेरियस ने बताया था 2006 के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, बाकी जो है ही emphasizes that the people and groups differ in their sensitivity and vulnerability to certain types of events as well as in their interpretation and reaction। तो कुछ लोग जो है इस स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा जो है अपने सर पर सवार कर लेते हैं, और कुछ जो है बहुत चिल होते हैं, बोलते हैं दफ़ा करो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है जी। तो ये पर्सन की अपनी सेंसिटिविटी और वल्नरेबिलिटी जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। लेकिन ये स्ट्रेस लाजमी होता है, कोई बंदा उसको सीरियस लेता है और कोई बंदा सीरियस नहीं भी लेता। मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस क्या होती है, मैनिफेस्टेशन मतलब दिखाना। तो जब भी कोई बंदा जो है स्ट्रेस ले रहा होगा तो उसकी फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आएंगी और साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस आएगी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होगी उसके अंदर स्वेटिंग होगी, यानी कि जो बॉडी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, जो चेंजेस नज़र आ रही होंगी वो है स्वेटिंग हो रही होगी, इंक्रीज हार्ट रेट हो रहा होगा, रेस्पिरेटरी रेट उसका इंक्रीज़ होगा, मुंह उसका ड्राई हो सकता है, मसल टेंशन हो सकती है, ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। और साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, एंजाइटी यानी कि बेचैनी हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, फेयर डर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकल के अंदर आती है, ये जो है आपको नज़र नहीं आएंगी बल्कि वो बंदा खुद बताएगा, ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जितनी भी लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, ठीक है जी। देखें ब्रेन के अंदर क्या मसला हो सकता है, आपकी कंसंट्रेशन ख़राब हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, आगे और भी हैं। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। जॉइंट एंड मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपकी दर्द हो सकता है घुटनों के अंदर स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, क्योंकि दिमाग से काम नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहा, तो फिर बहुत सारे मसले प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है जी। इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून फंक्शन डिक्रीज़ हो सकता है, आपके जो है जो है बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, जो कुव्वत होती है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है जी। स्किन जो है वो हेयर लॉस हो सकते हैं, आपका ड्राई स्किन हो सकती है, एक्नी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जीयूटी जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो आपका इंटेस्टाइन के अंदर जो है पास हो रहा होता है खाना, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है उसकी वजह से, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है जी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो हार्मोन्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो आप जो है रिप्रोडक्शन जो है वो सही से परफॉर्म कर ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, सॉरी फिजियोलॉजिकल पढ़ लिया था, जो कि बॉडी से रिलेटेड होती है, साइकोलॉजिकल जो कि ब्रेन से रिलेटेड होती है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, एंजाइटी हो सकती है, फेयर हो सकता है, एंगर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है, अनकॉन्शियस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है जी। चलिए इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी अगर मैं आपको बोलूँ उर्दू के अंदर तो हम इसको कहते हैं कि बेचैनी, ठीक है। बेचैनी क्या है, अ कॉमन रिएक्शन टू स्ट्रेस इज़ एंजाइटी, ये एक कॉमन रिएक्शन है स्ट्रेस का। जब भी आपको स्ट्रेस होती है तो आपको साथ में बेचैनी या एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। ये मेंटल अनईजीनेस होता है, यानी कि आपकी जो दिमाग जो है वो सही से काम नहीं कर रहा होता, आप बिल्कुल बेचैन होते हो, बिल्कुल मतलब क्या बोलेंगे, और बेचैनी को और बेचैनी बोलेंगे, ठीक है। जो मेंटल अनईजीनेस होती है, और बस यही इसकी डेफिनेशन है, बाकी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेयर जो है वो क्या है, इन इमोशन और फीलिंग ऑफ अप्रीहेंशन अराउज बाय इम्पेंडिंग और सीइंग द डेंजर। अच्छा, पेन एंड अनदर परसीव थ्रेट। इमोशन क्या है, फेयर क्या है, ये डर खौफ जो होता है आपके अंदर जो होता है वो उसको कहते हैं फेयर, ठीक है। किस वजह से हो सकता है, आपको जो कोई ख़तरा नज़र आ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो दर्द जो है वो आपको डरा रहा है। जैसे मिसाल पर किसी की जो है ऑपरेशन हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप जो है अगली दफ़ा अगर खुदा ना खास्ता आपको ऑपरेशन करवाना पड़े तो आपके अंदर पहले से खौफ बैठा हुआ होगा कि यार ये जो है दर्द करता है, ठीक है। तो इसलिए दर्द से जो है आपको खौफ आ सकता है, या कोई दूसरी जो है परसीव थ्रेट को बोलते हैं, यानी कि आपको कोई धमकी वमकी मिली हुई है पहले से कहीं से, तो उसको भी उसकी वजह से भी आप डर खा सकते हैं। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स का डर क्या होता है कि जो आप क्लिनिकल एरियाज़ में जा रहे होते हैं तो उनका डर ये होता है कि खुदा न खास्ता हमारे हाथ से कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, या हमारे हाथ से कोई बंदा मर ना जाए, ठीक है। तो नर्सिंग जो है उनका डर ये होता है स्टूडेंट्स का। अच्छा, एंगर क्या होता है, एंगर इज़ एन इमोशनल स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर। एंगर जो है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका जो है आपको बिल्कुल प्लेजर होगा ही नहीं कहीं पे,
स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर, ठीक है, प्लेजर कहीं पे होगा ही नहीं, खुशी कहीं पे होगी नहीं, आपको बिल्कुल गुस्सा आ रहा होगा, लाल पीले हो रहा होगा, ठीक है जी। फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी, फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी कहते हैं उसको कि जो है आपकी दुश्मनी हो किसी से, या जो है आपको किसी से जो है किसी पे बहुत ज़्यादा जो है ना खार आ रही हो, गुस्सा आ रहा हो, तो उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी और स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर, ठीक है जी। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जो है एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि बिल्कुल आप उदास हैं, बिल्कुल आपको ना रिजेक्शन है, लेक ऑफ वर्थ, यानी आपको लग रहा है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो खाली खालीपन सा लग रहा है आपको, तो ये जो है डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है जी। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल एडेप्टिव मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म दैट डेवलप एज अ पर्सनैलिटी अटेम्प्ट्स टू डिफेंड इटसेल्फ, एस्टेब्लिश कॉम्प्रोमाइजेज अमंग कॉन्फ्लिक्टेड इम्पल्सेस एंड काम इनर टेंशन। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जैसे आपने जो है किसी पेशेंट को ट्रीट किया, उस पेशेंट ने जो है आपके साथ बदतमीज़ी कर ली, तो आपने भी जो है अनकॉन्शियस जो है रिस्पांस दिया अपनी ईगो को बचाने के लिए, यानी कोई आप मेरी बेइज्जती आप नहीं कर सकते, तो आप उसको समझाने लगो, आप उसको जो है ना गुस्से से बात करो, तो ये आपका अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल अडेप्टिव मैकेनिज्म काम करेगा। आप अपनी ईगो को बचाने के लिए जो बातें करेंगे वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आएगा, और ये जो भी जो है आपको जो है वो कर सकता है, स्ट्रेस में लेके जा सकता है। बाज़ औक़ात जो है आप झगड़ रहे होते हैं, तो आपको जो है कोई बात समझ नहीं आ रही होगी ये बोलना क्या है, ठीक है, और बाद में आप उसको सोच रहे होते हैं, तो फिर बाद में आपको टेंशन हो रही होती है, काश उस वक्त मैं ये बोल देता, मैं ये बोल देता, मैं ये बोल देता, तो बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आपका उस टाइम काम नहीं किया, और बाद में जो है वो आपका काम कर रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, तो इसलिए जो है वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ये कहलाता है, ठीक है जी। बात करते हैं कॉपिंग की। कॉपिंग क्या होता है? कॉपिंग का मैं आपको सीधा मतलब बताऊं तो कॉपिंग का मतलब होता है हल करना, किसी भी चीज़ को हल। कॉपिंग जो है डिस्क्राइब करते हैं अ डीलिंग विद चेंज सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली। कॉपिंग जो है किसी चीज़ को हल करना, या सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली, कोशिश करना किसी भी चीज़ को हल करने का, कोई भी मसला भी हल करने का, सक्सेसफुली भी हल हो सकता है वो, या नाकाम भी हो सकता है, ठीक है जी। इसको कहते हैं कॉपिंग। A coping strategy, coping mechanism is a natural or learned way of responding to a changing environment or specific problem or situation। ठीक है, अभी आप किसी पेशेंट पे काम कर रहे हो, ठीक है, मैं नर्सिंग के हवाले से इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आपको ज़रा अच्छे समझ आ जाएगी। किसी पेशेंट पे आप काम कर रहे हो, तो क्या हुआ कि ना आपने एकदम से उसने क्या किया, अब एकदम से आप कैमरा पास कर रहे हो, एकदम से उसने हाथ पीछे खींच दिया, आपने हाथ उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? ये जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपने सीखा हुआ है कि जब भी कैमरा पास करेंगे तो हाथ उसका टाइट रखेंगे, ठीक है जी। तो क्या है कि नेचुरल और लर्न वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, या तो नेचुरल ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर मौजूद नहीं थी, आपने किसी को देख के सीखा है कि जब भी कैमरा पास करेंगे तो हाथ उसका पकड़ के रखेंगे, तो ये आपने लर्न वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग की, आपने रिस्पॉन्स किया, वो जब हाथ पीछे खींच रहा था आपने उसको पकड़ के रखा हुआ था, आपने उसको पीछे नहीं हटने दिया, तो ये लर्न वे ऑफ रिस्पॉन्स है, ठीक है जी। और नेचुरल जो है वो पेशेंट के हवाले से होगा कि पेशेंट ने जो है जैसे ही उसको कोई चीज़ चुभी, उसने फ़ौरन हाथ पीछे खींचने की कोशिश करी, तो ये क्या है? ये नेचुरल उसका रिस्पांस होगा कि उसको जब कोई चीज़ चुभी तो उसने हाथ पीछे कर दिया, तो इसका नेचुरल रिस्पांस है, ठीक है जी। कॉपिंग की जो है वो फॉकमैन और लेजेरियस ने जो है वो एक डेफिनेशन दी हुई है, द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इफेक्ट टू मैनेज स्पेसिफिक एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड्स। क्या है? कॉग्निटिव और बिहेवियर इफेक्ट्स हैं, यानी कि आपका जो दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है और ये आपका जो बिहेवियर होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को मैनेज करने का, चाहे वो एक्सटर्नल हो या एक्सटर्नल डिमांड्स हो, यानी कि कोई बाहर से आपको कोई चीज़ तंग कर रही हो या अंदर से कोई चीज़ तंग कर रही हो, तो उसको काम डाउन करने का, उसको ख़त्म करने का, उसको सॉल्व करने का जो भी कॉग्निटिव और बिहेवियर एफर्ट्स आप करते हैं, कोई भी आप एफर्ट्स करते हैं, कोई भी उसको काम कम करने की कोशिश करने के लिए जो भी काम करते हैं, तो वो कहलाता है कोपिंग, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद है? प्रॉब्लम फोकस होता है, इमोशन फोकस होता है, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म एडेप्टिव, मेल एडेप्टिव कॉपिंग होती है। क्या क्या होता है आगे पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम फोकस का मतलब ये है कि रेफर्स टू एन एफर्ट दैट इम्प्रूव सिचुएशन बाय मेकिंग चेंज और टेकिंग सम चेंज। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर आपके जो है किसी पेशेंट को जो है बुखार हो गया, तो आप जो है उस बुखार को कम करने के लिए, उस फीवर को कम करने के लिए जो भी एफर्ट्स करते हो, तो आपका वो प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग कहलाएगा, ठीक है जी। क्योंकि प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम पे फोकस करके उसकी जो है मदद कर रहे हो, उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रॉब्लम फोकस कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इमोशन फोकस क्या होता है? इमोशन फोकस वो होता है कि कोई भी बंदा किसी भी स्ट्रेस में है, तो आप उसको दिलासा देते हो, आप उसको तसल्ली देते हो, तो वो आपकी इमोशन फोकस हो जाती है। इट डज़ नॉट इम्प्रूव सिचुएशन बट द पर्सन ऑफन फील बेटर। ये जो है उसकी सिचुएशन तो सही नहीं करेगी, आपकी जो बातें होंगी वो उसकी सिचुएशन तो सही नहीं करेंगी, लेकिन बंदे को जो है वो अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, ठीक है।
शॉर्ट टर्म कॉपिंग क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी के बंदे को कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, ठीक है, तो वो जाके सिगरेट फूक रहा है, कोई जाके शीशा फूक रहा है, कोई जो है ना अल्कोहल पी रहा है, शराब पी रहा है, कि ताकि जो है गम को बुला सके, तो प्यार व्यार के गम को बुला सके वो, लेकिन जो है ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, ठीक है जी। तो आप अगर प्यार में मारे हुए हैं तो आप क्या करें, आप जो है अपना जो है खाना वाना सही करें, आप डिप्रेशन में जाने के बजाय अपनी डाइट पे फोकस करें और अपनी हेल्थ पे फोकस करें, एक्सरसाइज करें, ताकि जो है आप बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव और रियलिस्टिक कॉपिंग की तरफ जा सकें, रियलिस्टिक जो है आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकें, ठीक है। एडेप्टिव या इफेक्टिव कॉपिंग क्या होती है कि कोई भी बंदा जो है वो बिल्कुल सही से किसी मसले के साथ डील कर रहा है तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव कॉपिंग, ठीक है जी। और अगर कोई बंदा सही से उसको समझ ही नहीं आ रही करना क्या है, प्रॉब्लम उसको आ गई, अब उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसको कैसे ख़त्म करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको कहते हैं मेल एडेप्टिव कॉपिंग या इनएफेक्टिव कॉपिंग। वेज टू कोप एनजाइटी एंड स्ट्रेस, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे एनजाइटी और स्ट्रेस कम हो सकता है। एक्सरसाइज है, गुड स्लीप एंड न्यूट्रिशन, टाइम मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन होता है, मसाज होता है, गाइडरी इमेज होते हैं, ठीक है। गाइडरी इमेजरी यानी कि आप अच्छे अच्छे जो हैं वो सोचें, ख्वाब सोचें अच्छे अच्छे, ठीक है। योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है। मेडिटेशन का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, यानी आप उसको ज़रा 2 मिनट आंखें बंद करके सोचें कि क्या मसला क्या है, उसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ। स्ट्रेस लेने के बजाय आप मेडिटेशन करें, गौर व फिक्र करें। म्यूज़िक थेरेपी, ह्यूमर एंड लाफ्टर, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकती हैं। नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड कोपिंग, अच्छा नर्सिंग प्रोसेस आपको पता है कि इसके अंदर असेसमेंट आती है और इम्प्लीमेंटेशन आती है, प्लानिंग आती है, डायग्नोसिंग आती है, एवेल्यूएशन आती है, 5 चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा नर्स जो है वो क्या करेगा कि क्लाइंट से उसके स्ट्रेसर के बारे में पूछेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, ठीक है। फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्ट्रेस, वो देखेगा कि यार बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है जी। पास्ट और प्रेजेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज, यानी वो पेशेंट से पूछेगा कि पहले आपने क्या हल इसके लिए निकाले और अब क्या हल निकालें इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है जी। नर्सिंग हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा उसकी कि स्ट्रेस इंडिकेटर क्या 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 है, यानी कि अगर वो बैठा हुआ पेशेंट अपने दांत जो है दांतों से नाखून ख़राब कर रहा है, नाखून चबा रहा है, तो यानी कोई टेंशन है उसको, ठीक है। नर्वसनेस हो सकती है, नर्वस हो रहा है बैठा हुआ है, उसके ना वेट के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो नर्स जो है वो पता कर सकता है कि इसको कोई ना कोई स्ट्रेस है, कोई ना कोई टेंशन है, ठीक है जी। इंटरव्यू क्वेश्चन टू पेशेंट, अच्छा सारी चीज़ें तो आपने देख ली, नर्सिंग हिस्ट्री भी आपने ले ली, आपने जो है वो क्या कर लिया, आपने उसको फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया, आपने देख लिया कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डीलिंग विद दिस स्ट्रेसर, कितना टाइम हो गया आपको ये स्ट्रेसर से डील करते हुए। हाउ डू यू यूजुअली हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आप कैसे जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इफ़ द पेशेंट डज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब, अगर पेशेंट आपका सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा तो आप उससे ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि क्या आप रोते हैं, क्या आपको गुस्सा आता है कोई भी अब जब परेशानी होती है, क्या जो है आप किसी से बात करते हैं। अगर वो कहता है हाँ तो आप बोलेंगे किससे बात करते हो आप, अम्मी से, अब्बू से, भाई से, बाजी से, किससे। अच्छा या तो फिर दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि आप जो है सिचुएशन से निकल जाते हैं, यानी कि आप अपने आप को निकाल देते हैं, किसी दूसरे पर डाल देते हैं, या जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा या जो है आप वॉक पर चले जाते हैं ताकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी रहे और आप सोचों में ना पड़ें, या तो ये आप जो है किसी सोल्यूशन पे जो है वो पहुंच जाते हैं ट्राई करने के बाद, ठीक है। या जो है आप नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब आप प्रे करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तो इसकी वजह से आप सॉल्व कर पाते हैं सारी चीज़ें। या जो है आप लाफ करते हैं, जॉक करते हैं, या अदर ह्यूमर जो है वो करते हैं, ठीक है जी। एक्सप्रेस करते हैं अदर ह्यूमन। तो ये सारी जो है बातें, सवाल आप उससे पूछेंगे तो आपको वो बताता रहेगा, ठीक है जी। हाउ वेल यूर यूजुअल कोपिंग स्ट्रेटजी वर्क, तो आप उससे पूछोगे कि आपको जो ये मसला पेश आ रहा है, तो जिसके इस मसले के लिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो आपको वो सही मतलब रिज़ल्ट दे रहा है, क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। इंटरव्यू जो है आप जाएंगे और पेशेंट से इंटरव्यू करेंगे। अच्छा जब इंटरव्यू आपने कर लिया तो फिर आप जो है किसी उस पे पहुंचेंगे, आप जो है किसी डायग्नोस पे पहुंचेंगे। डायग्नोस का मतलब होता है पता लगाना कि क्या है, या तो उसको एंजाइटी हो सकती है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। या जो है उसको केयर गिवर रोल से स्ट्रेन हो सकता है, यानी कि उसको जो है वो उसका जो रोल है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, यानी अगर वो बाप है तो बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पा रहा, अच्छा माँ है तो बच्चों को सही से संभाल नहीं पा रही, तो केयर गिवर रोल जो है वो स्ट्रेन हो रहा है उसका। अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ फैमिली कोपिंग, यानी कि कोई उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा फैमिली मेम्बर से, उसको अपने भाई की हेल्प चाहिए लेकिन भाई उसका हेल्प ही नहीं कर रहा, ठीक है।
डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट, उसको कोई फ़ैसला करना है यानी कोई डिसीजन लेना है और वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, उसको डर है कि रिस्क जो है ना लॉस हो जाएगा, ठीक है, किसी चीज़ का। अच्छा, अब उसको डर है, ठीक है, कोई क्या कहते हैं, फेयर है, ठीक है, किसी चीज़ से एडजस्टमेंट जो है वो उससे नहीं हो पा रही, किसी भी चीज़ की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, या इनफेक्टिव कॉपिंग, उसको तरीका ही नहीं आ रहा सॉल्व करने का, ठीक है। ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आप उसको बताओगे, क्या क्या बताओगे कि इनकरेज हेल्थ प्रमोशन, आपको उसकी हेल्थ प्रमोशन को इनकरेज करोगे, ठीक है जी। प्रमोशन स्ट्रेटजीज अपनाओगे, एक्सरसाइज को बोलोगे, उसको न्यूट्रिशन उसको बोलोगे अच्छी लो ताकि आपका दिमाग अच्छे से काम करे और स्ट्रेस को जो है वो जल्दी से ख़त्म करें, स्लीप जो है वो अच्छा करें, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करें, मिनिमाइज एंजाइटी, मेडिटेशन, मेडिएटिंग एंगर, मीडिएटिंग एंगर, यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, क्राइसिस इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती हैं कि जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं, आप ये पेशेंट को बताओगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जो है आप वही बताओगे कि यार जो है आप जो है वो करें, एक्सरसाइज करें, रीड करें, लिसन करें म्यूज़िक को, बाथ टब के अंदर आप जो है ना डूबे रहें और मेडिटेट करें, सोच करें, ठीक है। आप जो है उसको टेक्निक्स बताओगे कि किस तरह जो है आप रिलेशनशिप अच्छे रख सकते हैं दूसरों के साथ। आप उसको बताओगे कि आप जो है ना बोलना सीखें, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना बोलना नहीं आता और वो हाँ बोल के फंस जाते हैं, तो आप जो है लर्न टू से नो, ठीक है, लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर जो है आप उसको बता सकते हैं कि आप जो है फेलियर को एक्सेप्ट करें, चाहे वो आपकी अपनी हो या आपके रिलेटिव्स की हो, किसी भी बंदे की हो, तो मेक इट कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, आप उसको एज ए पॉजिटिव ले सकते हैं कि हमने अगर ये चीज़ फेल कर दी तो इसमें हमें सीखने को क्या मिला, ठीक है। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन आप खुद भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम अपना चैप्टर क्लोज करते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।